हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गांधी युग के प्रश्नों को, जिसमें हम 1917 से 1947 ईस्वी तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत सत्य, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ये टाइपिंग एरर है, ऑप्शन डी दांडी यात्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंपारण। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य करने तथा कृषकों पर अत्याचार करने के बारे में लखनऊ कांग्रेस 1916 ईस्वी में अवगत कराया तथा उनसे कृषकों की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का अनुरोध किया, जिस पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के सफल नेतृत्व के साथ भारतीय राजनीति में विधिवत पदार्पण किया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी मॉन्टेगू घोषणा, ऑप्शन सी साइमन आयोग, ऑप्शन डी कम्युनल अवार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोलेट एक्ट। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1919 को रोलेट एक्ट या काला कानून पारित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। अर्थात इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। भारतीय नेताओं में गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी बारदोली आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नमक सत्याग्रह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध में किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी यात्रा में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी किरवाई पेज, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी वेब मिलर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वेब मिलर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिलर भी था, दांडी मार्च के लिए प्रस्थान किया। गांधी जी ने वेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक धार्मिक उपदेश, ऑप्शन बी एक नैतिक आंदोलन, ऑप्शन सी एक आर्थिक आंदोलन, ऑप्शन डी एक राजनीतिक आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक धार्मिक उपदेश। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो ब्रिटेन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किए जाने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। भारत में इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। गांधी जी की पहल पर कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किए जाने पर यह राजनीतिक आंदोलन परिवर्तित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बेलगाम, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी काकीनाडा, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बेलगाम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया था।
मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लाहौर 1929, ऑप्शन बी लखनऊ 1899, ऑप्शन सी कोलकाता 1928, ऑप्शन डी कराची 1931। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया तथा नेहरू रिपोर्ट 1928 पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। इस अधिवेशन में एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ने की घोषणा की गई, जिसका दायित्व महात्मा गांधी की आज्ञा के अधीन छोड़ दिया गया था और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए काला कालेकर से, ऑप्शन बी विनोबा भावे से, ऑप्शन सी सरदार पटेल से, ऑप्शन डी महात्मा गांधी से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरदार पटेल से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली तालुका में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह अत्यधिक राजस्व कर वसूलने के विरोध में किया गया था। इस संघर्ष में उनकी सेवाओं की प्रशंसा में बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। के.एल. पंजाबी के अनुसार इस संघर्ष से बारदोली के सरदार भारत के सरदार बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के पवनार से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के गुंटूर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र के पवनार से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम यानी कि महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद ने की। इनमें सब लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। HSRA के अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा पंजाब के भगत सिंह, भगवती चंद्र बोहरा और सुखदेव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी CRD, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए थे। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया था। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी पाम्स्टन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विंस्टन चर्चिल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक घोषणा की कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के विषय में एकमत होकर कुछ निर्णय किए हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टीफन क्रिप्स भारत जाकर स्वयं निजी विचार विमर्श से स्वयं को संतुष्ट कर इस निर्णय से अवगत कराएंगे और यह निर्णय एक न्यायपूर्ण तथा अंतिम निर्णय होगा तथा अविष्ट मंतव्य प्राप्त कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी शिमला सम्मेलन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कैबिनेट मिशन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 ईस्वी को नई दिल्ली आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री सर पैंथिक लॉरेंस भारत विशेष सचिव, सर स्टफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रमुख शामिल थे। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति वास्तव में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी। इसका अत्यंत महत्वकार तथा सत्ता हस्तांतरण के तरीके या विधियों को प्रस्तावित करना, संविधान निर्मात्री सभा के गठन के लिए उपाय सुझाना तथा साथ ही अंतरिम सरकार का गठन करना था। मिशन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड बेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना गया जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस समय भारत वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी बेबल योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि माउंटबेटन योजना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। भारत आते ही उन्होंने भारतीय नेताओं से राजनीतिक स्थिति पर बातचीत शुरू की तथा बातचीत के आधार पर वे ब्रिटिश सरकार की सहमति को 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। इस योजना के आधार पर ही भारत विभाजन हुआ तथा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया। अंततः भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन की, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन की, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अरोड़ा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक थी। इनका मूल नाम अरोड़ा गांगुली था। 1929 ईस्वी में उन्होंने विख्यात वकील आसफ अली से विवाह कर लिया तथा राजनीति में सक्रिय हो गई। 1942 ईस्वी में वे बम्बई के ग्वालियर के टैंक मैदान में पुलिस को चुनौती देकर झंडा फहराने के बाद भूमिगत हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि खाद्य तथा कृषि विभाग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार में मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हुए। बाद में 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल इस प्रकार था: जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी.एच. भाभा कारखान तथा बंदरगाह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, आई चंडीगढ़ वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैजपुर अधिवेशन 1937, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कराची अधिवेशन 1931। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें आर्थिक कार्यक्रम में संबद्ध प्रस्ताव पारित करना था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध सरदार भगत सिंह व उनके साथियों को नहीं बचाने का आरोप लगाया गया था। इसी बात को लेकर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह नाम उन्होंने 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए यूं ही दिया: भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में बनाए और फौज को पुनर्गठित करना शुरू किया। रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी दल बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी
राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महात्मा गांधी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात स्वीकार की। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भेजा था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, भारत सचिव सैमुअल होर तथा भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1946 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय शानदार रही। केंद्र में आरक्षित सभी 30 मुस्लिम सीटें 86.6 मतों के साथ और प्रांतों में 509 मुस्लिम सीटों में 442 सीटें लीग को ही मिली थी। 1937 के विपरीत अब लीग के स्पष्ट रूप से अपने आप को मुसलमानों की प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया गया था, किंतु पर्याप्त प्रगति 175 में 2 के स्थान पर 79 के बाद भी लीग को पंजाब में बहुमत स्पष्ट नहीं मिल सका। ख्रिज हयात खां यूनिस्ट कांग्रेस और अकालियों से सौदेबाजी करके एक और वर्ष के लिए सत्ता में बने रहने में सफल हो गए। कांग्रेस ने उन 2 अन्य प्रांतों में भी अच्छा बहुमत प्राप्त कर लिया था जिन्हें पाकिस्तान के लिए मांगा जा रहा था। ये थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम, बंगाल और सिंध में लीग ने सरकार बनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत द्वारा, ऑप्शन सी CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन डी बीजी तिलक द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। उन्होंने काउंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव पास कराने का प्रयत्न किया, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी ने चित्तरंजन दास के इस प्रस्ताव का विरोध किया। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में काम करना था। स्वराज दल ने काउंसिल के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। से सभी नीतियां कांग्रेस से ही अपनाई गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी नमक कानून। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी मुकुंदी लाल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को फांसी कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया।
17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह व अशफाकुल्ला खां थे। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम थे। को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद भी इस डकैत में शामिल थे, परंतु पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी अजीउद्दीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अशफाकुल्ला खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी नारायण मल्हार जोशी द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपने को सक्रिय राजनीति से अलग करके हरिजन के उत्थान से जोड़ दिया तथा वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की। इस दौरान उन्होंने करीब 12,500 मील की यात्रा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।